मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार का वो मंत्री जो कभी बिजली बोर्ड में कर्मचारी होता था, एक वो मंत्री जिसने बैंक में लंबे समय तक नौकरी की, एक वो मंत्री जिसने भजन लाल की पत्नी को हराकर विधानसभा में पहुंचा था, एक वो मंत्री जिसने खेती की हैचरी का व्यवसाय किया, एक वो मंत्री जो चौथी बार विधायक बना है और हर बार जब भी चुनाव जीता वो हरियाणा सरकार में मंत्री बना, और एक वो मंत्री जो दांतों का डॉक्टर रहा, और एक वो मंत्री जिसने किसान आंदोलन के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी। इन सभी मंत्रियों के रोचक किस्सों के बारे में बात करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो के शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं। हरियाणा के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी ने आज शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में 18 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी के एनडीए के तमाम बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने वाले नायब सिंह सैनी 11वें नेता हैं इस कुर्सी तक पहुंचने वाले। नायब सिंह सैनी के बारे में सबसे पहले बात करें, 2009 में नारायणगढ़ हलके से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। इसके बाद 2014 में जब हरियाणा में भाजपा की लहर थी, फिर नारायणगढ़ से चुनाव लड़ा और जीते, खट्टर सरकार में मंत्री रहे। इसके बाद 2019 में कुरुक्षेत्र लोकसभा से एमपी बने बीजेपी की टिकट पर। 2023 में हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बनाए और 2024 में लोकसभा चुनाव से एन पहले उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया और अब उनकी अगुवाई में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और पहली बार रिकॉर्ड बड़े बहुमत से यहां पर सरकार बनाई। 48 सीटें उन्होंने जीती। आज उनकी कैबिनेट का विस्तार हुआ। नायब सिंह सैनी के अलावा 13 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली। उन सभी मंत्रियों के कुछ रोचक किस्से हमने जुटाए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किस कैटेगरी के कितने मंत्री बने हैं। उनमें 5 ओबीसी हैं, 2 जाट हैं, 2 ब्राह्मण हैं, 2 एससी समुदाय से हैं, एक राजपूत है, एक पंजाबी और एक वैश्य समुदाय से, यानी कि सभी समुदायों को यहाँ पर समाहित करने का प्रयास बीजेपी ने मंत्रिमंडल में किया है। नायब सिंह सैनी के बाद नंबर 2 पर शपथ ली अनिल विज ने। अनिल विज वो चेहरा जो कि सबसे अनुभवी हरियाणा के मंत्रिमंडल में और 7वीं बार विधानसभा में पहुंचे हैं। पहली बार 1990 में चुनाव लड़ा था। उन्होंने लंबे समय तक भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी की। इनके पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और एबीवीपी से छात्र जीवन से ही अनिल विज जुड़ गए थे। इसके बाद वो कई पदों पर रहे एबीवीपी में, आरएसएस में, और 1990 में जब सुषमा स्वराज अम्बाड़ा कैंट से जो विधायक थी वो राज्यसभा के लिए चुन ली गई तो सीट खाली हो गई। उपचुनाव हुआ, बीजेपी ने उनका नौकरी से इस्तीफा दिलवाया भारतीय स्टेट बैंक से और अनिल विज को टिकट दी। अनिल विज ने उपचुनाव लड़ा और जीते, पहली बार उपचुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। इसके बाद 1996 और 2000 की चुनाव वो निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते। इसके बाद वो लगातार 2009, 2014, 2019 और 2024 लगातार चारों बार उन्होंने बीजेपी की टिकट पर जीत हासिल की। 7वीं बार विधानसभा में पहुंचे हैं और ये सबसे मतलब सीनियर हैं हरियाणा में अब बीजेपी में जो भी मंत्री बने हैं। इनसे सीनियर सिर्फ हरियाणा में रामविलास शर्मा को हम कह सकते हैं, जिनकी अब टिकट काट दी गई थी विधानसभा चुनाव के दौरान। इसके बाद बात करें, नंबर 3 पर शपथ ली कृष्णलाल पवार ने। कृष्णलाल पवार जिन्होंने चौधरी देवीलाल की छत्रछाया के नीचे अपनी राजनीति शुरू करी लोकदल के बैनर तले, और वो कभी बिजली बोर्ड में कर्मचारी होते थे और वो भी 6ठी बार विधानसभा में पहुंचे हैं। उन्होंने बिजली बोर्ड में एक नौकरी की, लंबे समय तक नौकरी की। उसके बाद चौधरी देवीलाल से जुड़े और असंध से वो विधायक रहे। फिर उसके बाद जब परिसीमन के बाद इसराना हल्का बना तो इसराना से 2009 में इनेलो की टिकट पर विधायक बने। उसके बाद फिर बीजेपी में शामिल हो गए और 2014 में बीजेपी की टिकट पर इसराना से एमएलए बने। खट्टर सरकार में परिवहन जेल मंत्री रहे, लेकिन 2019 में चुनाव हार गए थे। उसके बाद राज्यसभा भेज दिया गया। अब राज्यसभा सदस्य होते हुए उनको चुनाव लड़वाया और वो उनको मंत्री अब बना दिया गया है, कैबिनेट मंत्री नंबर 3 की पोजीशन पर। हरियाणा बीजेपी का बड़ा दलित चेहरा कृष्णलाल पवार बने हुए हैं। और उसके बाद हम बात करें राव नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह हरियाणा की राजनीति का बड़ा गजब का चेहरा और चौथी बार विधायक बने हैं और चौथी बार मंत्री बने।
उनकी सियासत अहिरवाल के बड़े दिग्गज नेता के रूप में, उनके दादा मोहर सिंह भी 1942-1946 देश आज़ाद होने से पहले मंत्री थे और उनके पंजाब विधानसभा के सदस्य थे। उनके पिताजी भी 3 बार विधायक रहे और महावीर सिंह और मंत्री भी रहे। और 1987 में चौधरी देवीलाल की लहर में जाटू साणा से पहली बार विधायक बने थे राव नरबीर सिंह, और उस चुनाव में उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को हराया था। उस समय से राव इंद्रजीत और उनका 36 का आंकड़ा है। तो राव इंद्रजीत को हराने का इनाम भी चौधरी देवीलाल ने राव नरबीर को दिया और उन्होंने अपनी सरकार में उनको गृह राज्य मंत्री बनाया। इसके बाद 1996 में जब बंसीलाल की लहर थी, वो बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी से सोहना हल्के से चुनाव लड़े और बंसीलाल सरकार में वो मंत्री रहे, परिवहन मंत्री रहे। इसके बाद 2014 में बादशाहपुर हल्के से चुनाव लड़ा, खट्टर सरकार में PWD मंत्री रहे। 19 में उनकी टिकट कटवा दी गई और काट दी गई। कई नेताओं के आरोप हैं कि उन्होंने कटवाई, लेकिन 2024 में अपनी मतलब दबंगई के दम पर वो टिकट ले गए। उन्होंने खुलकर ये कह दिया कि बीजेपी टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस से टिकट लेकर आऊँगा। तब उनकी अमित शाह से मुलाकात करवाई गई थी, अमित शाह से मीटिंग हुई, उसके बाद उनको टिकट दी गई। बड़े अंतर से चुनाव जीत कर आए हैं और कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया और चौथी बार चुनाव जीते। हर बार जब भी चुनाव जीतते हैं उसी समय ये मंत्री बनते हैं। उनके बाद शपथ लेने वालों में रहे महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा का खेती करते हैं, हैचरी का उनका कारोबार है और ये भी ABVP से छात्र जीवन से ही जुड़ गए थे। और 2014 में पहली बार बीजेपी की टिकट पर पानीपत ग्रामीण से विधायक बने और धीरा सिंह रावल को इन्होंने अच्छे वोटों से हराया था। 2019 का चुनाव आया, एक बार चर्चा ये चली थी इनकी टिकट काटी जाएगी, लेकिन टिकट लेने में कामयाब हुए और बड़े अंतर से उस चुनाव में भी उन्होंने देवेंद्र कादयान को हराया। इस बार तो 2024 में 50,000 से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस के सचिन कुंडू को हराकर विधानसभा में पहुंचे हैं। नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बनाए थे लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें इनको मंत्री बनाया गया था, पंचायत महकमा दिया गया था और अब फिर उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और जाटों के जो 2 बड़े नेता हैं कैबिनेट मंत्री, उनमें सबसे पहले महिपाल ढांडा और नंबर बाद में इनकी बनाई गई हैं श्रुति चौधरी जो बंसीलाल की पोती हैं। उसके बाद हम बात करें विपुल गोयल फरीदाबाद के बड़े व्यापारी नेता और 2014 में वो पहली बार विधायक बने थे और खट्टर सरकार में उनको उद्योग वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। लेकिन 2019 में उनकी टिकट काट दी थी। किशनपाल गुर्जर के साथ उनका 36 का आंकड़ा था, टिकट काटी, लेकिन 2024 में उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बना, दोबारा सक्रिय रहे, बीजेपी नहीं छोड़ी, बीजेपी में लगातार एक्टिव रहे और इस बार फिर बड़े अंतर से फरीदाबाद से वो जीते हैं। और एक हम बता दें, नव चेतना वो ट्रस्ट चलाते हैं फरीदाबाद में और 3 मार्च 2015 को दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा तिरंगा झंडा फरीदाबाद में लहराया गया था, वहाँ के टाउन पार्क में। वो विपुल गोयल के नव चेतना ट्रस्ट की तरफ से लहराया गया था और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर, उस समय रणबीर कपूर मौके पर मौजूद थे, उन्होंने वो झंडा लहराया था। उस झंडे की लंबाई हम बताएं 96 फीट थी, चौड़ाई 64 फीट थी और ऊंचाई थी 250 फीट। दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा वो झंडा था और उस झंडे में जो कपड़ा लगा था उस कपड़े का वजन था 48 किलो। तो विपुल गोयल का नवचेतना ट्रस्ट फरीदाबाद में बहुत तरह के वहाँ कार्य करता है। इसके बाद हम बात करें अरविंद शर्मा। डॉक्टर अरविंद शर्मा भी एक अलग किस्म के राजनेता हैं और वो कभी डेंटल सर्जन रहे, दांतों के डॉक्टर रहे और राजनीति उन्होंने शुरू की। सबसे पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा उन्होंने 1996 में सोनीपत लोकसभा से और उस समय उन्होंने कहा था कि मैं सभी बुजुर्गों की पेंशन कर दूंगा। और जब भी वो चुनाव प्रचार के लिए जाते थे, जिस गाँव में जाते चौपाल में, तो उनकी एक टीम पहले पहुँच जाती थी जो कि जलेबियों का प्रबंध पहले से कर देती, जलेबी बनाना, और लोग जितने भी चौपाल में आते थे सारे जलेबी खाते थे। और एक पेंशन का उन्होंने जो वादा किया था उसकी लहर में वो निर्दलीय बने थे सोनीपत से 1996 में। इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के टिकट पर वो 2000 और 2009 में करनाल से लोकसभा में पहुंचे। इसके बाद 2014 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और फिर बसपा में शामिल हुए। बसपा ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी और उन्होंने 2014 का जो विधानसभा चुनाव था जुलाना से लड़ा और यमुनानगर से लड़ा, दोनों जगह बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उनको रोहतक लोकसभा से टिकट दी
उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को हराया और लोकसभा पहुंचे थे इस बार, लेकिन वो दीपेंद्र हुड्डा से 3 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से रोहतक लोकसभा का चुनाव हार गए थे। अब बीजेपी इनको गोहाना से टिकट दी। जगबीर मलिक पुराने नेता थे, कई बार के वो एमएलए रह चुके हैं, उनको हराकर विधानसभा में पहुंचे और कैबिनेट मंत्री उनको पद दिया गया। इसके बाद हम बात करें श्याम सिंह राणा, बड़ा राजपूत चेहरा, 2014 में बीजेपी की सरकार थी जब लहर, उसमें विधायक बने थे, मुख्य संसदीय सचिव उनको बनाया गया था, लेकिन 2019 में इनकी टिकट काट दी गई। 2020 में किसान आंदोलन के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद इनेलो में शामिल हो गए। कुछ समय पहले फिर बीजेपी में शामिल हुए थे, रादौर से उनको टिकट दिया गया और तजुर्बेकार नेता हैं। उनके 2014 में जब वो चुनाव जीते थे, उससे पहले 2009 का चुनाव हार गए थे, तो उन्होंने इतनी मेहनत की 2009 का चुनाव हारने के बाद कि उन्होंने, ऐसा कहते हैं वहाँ के लोग, घर पे कभी उन्होंने लंच नहीं किया, फील्ड में रहते थे, कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, लोगों के बीच में रहे और लोगों के साथ ही उनके घरों में ही, मतलब उन्होंने हज़ारों लोगों के घरों में उन्होंने लंच डिनर किया होगा। इतने लोगों को अपना पारिवारिक मेंबर बना लिया और उसी के दम पर 2014 का वो चुनाव जीते थे। यानी कि फील्ड के तजुर्बेकार नेता हैं और उसी का इनाम उन्होंने दिया गया, मंत्री बनाया गया। उसके बाद रणबीर गंगवा इनेलो में चौधरी देवीलाल के साथ उनकी राजनीति शुरू हुई, ओम प्रकाश चौटाला के साथ, और इनेलो ने उनको 2010 से 2014 तक राज्यसभा में भेजा और 2014 के विधानसभा चुनाव में उनको नलवा हल्के से टिकट दी और उस चुनाव में रणबीर गंगवा ने भजनलाल की पत्नी जसमा देवी और कांग्रेस के प्रत्याशी संपत सिंह को हराया, विधानसभा में पहुंचे। इसके बाद फिर 2019 में भाजपा में शामिल हो गए और नलवा से भाजपा की टिकट पर चुनाव जीते, डिप्टी स्पीकर विधानसभा का बनाया गया। इस बार उनका हल्का बदलकर बरवाड़ा लाया गया, बरवाड़ा से चुनाव जीते, बड़े अंतर से कांग्रेस के रामनिवास घोडेला को उन्होंने हराया और इस बार उनको मंत्री पद दिया गया है। इसके बाद हम बात करें किशन बेदी 2014 का विधानसभा चुनाव शाहबाद सुरक्षित सीट से करीब 500 वोटों के अंतर से जीते थे और खट्टर के बहुत नज़दीकी रहे और खट्टर को भी वो अपने स्कूटी पर पीछे बिठाकर घुमाते थे, जैसे नायब सिंह सैनी उनके ड्राइवर होते थे कभी खट्टर साहब के। तो इसी तरह बेदी ने भी पता नहीं कितनी बार खट्टर साहब को अपनी स्कूटी पर पीछे बिठाकर घुमाया हुआ है और आरएसएस से पुराने समय से जुड़े हुए हैं। और शाहबाद से जब 2014 में चुनाव जीते, मंत्री बनाया गया, 2019 में वो हार गए थे। इस बार नरवाना उनको लाया गया, नरवाना से चुनाव जीते हैं और उनको मंत्री बनाया गया है, बड़ा दलित चेहरा यहाँ पर। और बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी भी मंत्री बनी है। श्रुति चौधरी की शादी हुई है अरुणाब चौधरी के साथ। वो कांग्रेस की टिकट पर भिवानी महेंद्रगढ़ से सीट से लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं। पहली बार तो शाम से विधानसभा चुनाव लड़ा और अपने चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को हराकर वो विधानसभा पहुंचे और उनको मंत्री बनाया गया है। उनके दादा हरियाणा के विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है और चौधरी बंसीलाल ने अपनी पगड़ी थी, जो विरासती पगड़ी थी, वो कभी श्रुति चौधरी को पहनाई थी और उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था जब उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह की मौत हुई थी हवाई जहाज से जिंदल के साथ। तो उत्तराधिकारी यानी कि विरासत को संभाल रही हैं, बंसीलाल की विरासत को, मंत्री बनी हैं। और उसके बाद हम बात करें राजेश नागर की। राजेश नागर बड़ा ओबीसी हरियाणा में चेहरा बन गए हैं और तिगांव हल्के से वो जीते हैं और पिछली बार भी जीते थे, राज्य मंत्री बनाया गया है। गौरव गौतम कृष्णपाल गुर्जर के नज़दीकी कहे जाते हैं। करण दलाल जैसे बड़े कदावर नेता कांग्रेस के, उनको हराकर और बड़े अंतर से हराकर वो विधानसभा पहुंचे, युवा ब्राह्मण चेहरा, और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री उनको दिया गया है। इस तरह हमारे पास ये जो मंत्रियों का था, एक आरती राव हैं जो कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं। पहली बार उनको बीजेपी ने टिकट दी, अटेली से चुनाव लड़ा और बड़ा कांटे के मुकाबले में बसपा के अतरलाल से उन्होंने चुनाव जीता। कई राउंड तक पीछे चलती रही थी, बाद में वो जीत गई और उनको बड़ा मंत्री पद दिए जाने की उम्मीद थी, लेकिन बिल्कुल लास्ट थर्ड में उन्होंने शपथ ली और अटेली से जीती हैं कुमारी आरती राव और उनको मंत्री बनाया गया है। क्या महकमा मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर मनोहर लाल की छाप
इस कैबिनेट में देखने को मिली। बहुत सारे ऐसे नेता जो मनोहर लाल के काफ़ी करीबी हैं, उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला। नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रिमंडल का कोटा पूरा कर लिया है और कोई भी मंत्रिमंडल की सीट खाली नहीं छोड़ी गई। मुख्यमंत्री इसमें 14 मतलब मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं और मुख्यमंत्री के अलावा 13 मंत्रियों का शपथ दिलाएगी। अब 2 पदों के लिए लॉबिंग तेज हो गई है, उनमें विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का उपाध्यक्ष। यहाँ पंजाबी समुदाय से सिर्फ एक चेहरा है, तो संभावना ये है कि एक पंजाबी नेता को डिप्टी स्पीकर या स्पीकर बनाया जा सकता है। उनमें विनोद भ्याणा है, कृष्ण लाल मिड्डा है या घनश्याम दास अरोड़ा हैं। इनमें से किसी की लॉटरी लग सकती है। और रोड समाज से हरविंदर कल्याण हैं, उनकी भी वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और मंत्री पद के लिए भी उनकी चर्चाएं थी, लेकिन मंत्री पद में उनकी जगह नहीं बन पाई, तो उनको भी यहाँ पर बनाया जा सकता है। और इसी तरह हम बात करें, योगेंद्र राणा असंध से जीते हैं और शमशेर सिंह गोगी को हराया है। घनश्याम सराफ, जब हरियाणा में बीजेपी के जब 4 एमएलए होते थे 2009 में, उनमें एक घनश्याम सराफ थे और उसमें 4 एमएलए थे। एक उनमें थे आपके कृष्णपाल गुर्जर, एक कविता जैन, एक अनिल विज, एक घनश्याम सराफ। तो घनश्याम सराफ ने 2009 में पहली बार बीजेपी की टिकट पर भिवानी से जीत हासिल की। 14 में भी जीते, कुछ समय के लिए खट्टर सरकार में मंत्री रहे, फिर उनको हटा दिया गया था। उसके बाद 19 में भी जीते, 24 में भी जीते, यानी जीत का चौका उन्होंने लगाया है। तो संभावना है कि उनको भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। पुराने नेता हैं, आरएसएस से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, यानी कि अब इन 2 पदों के लिए लॉबिंग ज़बरदस्त तेज़ हो गई है। लेकिन बीजेपी सीधा ऐलान करती है, पहले कोई सुबुगाहट, कोई सोर्स बाहर नहीं आने देती। तो देखते हैं कि इन 2 पदों के लिए किसकी किस्मत चमकेगी, किसकी लॉटरी निकलेगी। लेकिन लॉबिंग ज़बरदस्त इनमें तेज़ हो गई है। और इनमें हम बता दें कि एक चेहरा वहाँ से भी हो सकता है, कोई बीजेपी दलित चेहरे को भी यहाँ पर बिठा सकती है इसके लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए। और स्पीकर के लिए सिर्फ पंजाबी एक चेहरा है, तो कोई ना कोई पंजाबी चेहरा भी, घनश्याम दास अरोड़ा या फिर आपका हम कहें विनोद भ्याणा, कृष्ण लाल मिड्डा या कोई और तजुर्बेकार अनुभवी नेता को विधानसभा का अध्यक्ष बना जा सकता है। आप अपने कमेंट्स लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।